अब मैट्रिक बोर्ड एग्जाम कुछ दिन में शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में अंतिम समय में हम लोग अंतिम गेस प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। तो आज आपके साइंस से मतलब विज्ञान विषय से महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव गेस प्रश्न, जैसे कि एग्जाम में आप जानते हैं 80 पूछा जाएगा, 40 बनाना है, बट यहां पे हम लोग 80 वैसे प्रश्न की चर्चा करेंगे जहां से कि प्रथम और द्वितीय पाली में इस सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। कभी भी क्लास को देखिए, जब भी आप क्लास को देख रहे हो मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके और एक एक प्रश्न का आंसर मन में सोचने का या कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। जिस प्रश्न का उत्तर गलत होगा उसे याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। तो इस समय हम लोग वही प्रश्न की चर्चा करें जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मतलब अंतिम गेस प्रश्न। तो चलिए एक एक प्रश्न आने जा रहा है, उत्तर दीजिएगा। मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कि 80 प्रश्न है। अगर यहां पे एग्जाम में तो अपने को 40 सही करना है, लेकिन यहां पे अगर आप 60 प्लस सही कर देते हैं तो आप निश्चिंत रहिएगा, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में हो या द्वितीय पाली में हो, आसानी से आप वहां पे 80 में से 40 किसी लेवल का प्रश्न आज आप सही करने की स्थिति में होंगे। और कुछ प्रश्न तो तमाम यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न आने जा रहा है, उत्तर देते चलिएगा। थोड़ा सा यहां पे मैं इसको बड़ा कर लूं कि आपको चीजें स्पष्ट दिखाई दे। आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। कभी भी क्लास को देखें आंसर जरूर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका एक तो रिवीजन होगा पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का, क्योंकि हर एक सेगमेंट से जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा वैसे तैयार किया गया है। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि यहां से प्रश्न सीधे सीधे आएगा, अंतिम गेस प्रश्न है, तो वहां पे आप जवाब देने की स्थिति में होंगे। अब पहला यहां पे देखिए इंस्ट्रक्शन है, कह रहा है कि 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। 40 प्रश्न का जवाब आपको OMR सीट पर देना है। यहां पे आपका OMR सीट आपका कमेंट बॉक्स है। अब पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये प्रश्न देख लीजिए, कई बार पूछा गया प्रश्न। पहला प्रश्न कितना बार पूछा गया, कह रहा है आपसे कि 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो इस हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ये तो बायो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर साल रिपीट होते रहता है। तो पहला का सही उत्तर ऑप्शन सी आपको रट के जाना है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। तो वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत 0.03% है। मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, तो 0.03% है। तो इसको याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। कह रहा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। तो आप जानते हैं आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। भले इसका नाम है छोटी आंत, लेकिन ये सबसे लंबा भाग है आहार नाल का। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देते चलिए जल्दी जल्दी। मेरा अब अंतिम समय मेरा यही प्रयास रहता है, इसमें ज्यादातर आपको वीडियो क्लास ही देता हूं ताकि आप कम समय में अधिकतम प्रश्न की हम चर्चा करें, जिससे कि आप इसको बार बार देखकर रट कर जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पे रहा चौथा नंबर प्रश्न। करे सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम तो हमारा आपका बायो का पहला ही चैप्टर है। तो करे सजीव में मतलब कौन कौन सा जैव प्रक्रम पाया जाता है। तो यहां पे देखिएगा पोषण भी। ये तो मतलब पूछे सजीव को कैसे हम पहचानते हैं कोई भी चीज सजीव है, तो उसमें पोषण की क्रिया होगा, श्वसन की क्रिया होगा, जनन की क्रिया होगा। तो ये सभी, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मैं बोला कि अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न, आप देख लीजिए कितना एग्जाम के लेवल के प्रश्न है। यहां से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग आप जानते हैं हरा होता है, ऑप्शन सी। आगे देखिए इसमें हर एक मतलब कि बायो के हर एक चैप्टर का आपका रिवीजन हो रहा है, फिर फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, सभी से प्रश्न मिलेगा, जैसे एग्जाम में प्रश्न रहेगा वैसे ही। तो 5 का ऑप्शन सी रट जाइएगा। छठा पे प्रश्न की भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी। ये सारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। भोजन का पचना तो अपचयन रट जाइएगा। यहां पे 7वां नंबर प्रश्न है, करे कर्माकुचन गति पाई जाती है। तो कर्माकुचन गति आप जानते हैं ग्रास नली में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका भी याद रखेंगे। एग्जाम में आएगा कर्माकुचन गति, देख लीजिएगा जिस ऑप्शन पे भी होगा ग्रास नली उसको सही उत्तर कर दीजिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पर्यावरण के अंतर्गत, पर्यावरण किसे बोलते हैं, जो हमारे आसपास का जो भी वातावरण है। तो स्थल मंडल भी आता है, अच्छा जलमंडल तो आता ही है, फिर यहाँ पे वायुमंडल भी आता है, इसीलिए तो ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी, यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है अभिक्रिया ये दिया है, कह रहा है ZnO प्लस CO, Zn प्लस CO2 में कौन अपचयित हो रहा है। ये आपसे देखिए कौन अपचयित हो रहा है, यहां पे देखेंगे। ये प्रश्न पूछा है इस अभिक्रिया में, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ZnO से यहां से ऑक्सीजन गायब हो गया Zn से, तो ZnO क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो ऑप्शन डी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपके 9 नंबर प्रश्न का।
10 नंबर प्रश्न है, कह रहा है पोटेशियम के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो पोटेशियम मतलब के बाहरी सेल में हम लोग जाएंगे तो आपका 11 ना होता है, तो 2 और 8 10 और 1 11, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है? 1, तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट जाएंगे। 11 नंबर बोवा टाइप प्रश्न कर, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो अधातु कौन है? फास्फोरस अधातु है, बाकी सोना, चांदी, निकेल ये सभी क्या है? धातु है। अब यहां पे देखिए क्या प्रश्न है, ये भी देखिए कितना आसान लेकिन कई बार पूछा गया प्रश्न है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देते चलिए, कभी भी क्लास को देखिए, जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको गलत हो रहा है मैं सही उत्तर इसीलिए बता दूं उसको रट जाइए, क्योंकि अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग क्लास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न, 12 तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या था? NaCl, ऑप्शन सी। कह रहा है आपसे कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है, तो प्रयोगशाला में सबसे पहली बार यूरिया बनाया गया था, ठीक है, तो कौन सा इसका सूत्र है? तो NH2CO NH2, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न है कि CH3CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार के समावयी है? तो एक क्रियाशील समावयी है, क्रियाशील समावयी के उदाहरण में आप इसको पढ़े होंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर याद रखिएगा। 15 पे प्रश्न आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल जल में सबसे कम विलेय है? तो जो सबसे बड़ा होगा यहाँ पे देख लीजिए CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो ये सबसे कम विलेय हो गया, देख रहे हैं ना, सबसे कम विलेय हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा 15 का? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी एग्जाम में इस साल के लिए जो संभावित प्रश्न है वही प्रश्न की हम लोग सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। कह रहे निम्न में से कौन सी गैस धातु के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो धातु के वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस हमारी एसिटिलीन है। देखिए कहां पे है? ऑप्शन डी पे, तो ऑप्शन डी 16 का सही उत्तर है। 17 पे प्रश्न है कि दृश्य प्रकाश में, अब यहां से देख रहे हैं ना आपसे, मतलब कि ये सब प्रश्न मिलना शुरू हो गया फिजिक्स से, हर एक चैप्टर का आपका रिवीजन होगा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो किस कलर का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? आपका लाल का, शायद इसका कितना होता है 7900 एंगस्ट्रॉम ना होता है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य का ऐसा यूनिट एंगस्ट्रॉम ही है, इतना ही होता है। लाल का सबसे अधिक इसी का होता है, इसलिए इसका विचलन कम होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। सबसे कम पूछता तो बैगनी का, इसलिए इसका विचलन अधिक होता है। करें मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? 18 नंबर प्रश्न है, तो उत्तर दीजिएगा। तो किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर, रेटिना जिसे हम लोग बोलते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो प्रोटॉन पर 1.67 गुने 10 के पावर -27, तो यहां पे है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इतना ही आपका द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का। द्रव्यमान पूछा है, देख लीजिए, आवेश वगैरह नहीं पूछा। अच्छा, इसको मैं बड़ा किया था, तो अब आगे हम लोग को इधर मिलेगा, इधर चलते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, कम समय में अधिकतम प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि आपके पास विकल्प रहे कि कम समय में हम लोग चर्चा कर ले तो बार बार आप चीजें देखकर याद करके जाए, ठीक है। इसे क्योंकि आप सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, बस इसमें आपका क्या है कि इसका रिवीजन हो रहा है, और अंतिम समय में अंतिम गेस्ट प्रश्न के साथ आप रिवीजन कर रहे हैं और चीजें रटेंगे, तभी एग्जाम में आएगा, तो वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मैं टारगेट दिया हूं कि कभी भी क्लास को देखिए 60+ सही कीजिएगा। अगर 60+ आप सही कर दे रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छा लेवल पे, किसी लेवल का प्रश्न है, चाहे एग्जाम प्रथम पाली में हो, द्वितीय पाली में हो, अब तो आपको पता मतलब कि चल ही गया होगा कि आपको एडमिट कार्ड वगैरह मिल गया है, सेंटर वगैरह सब चीज पता है, तो आपका चीजें यहां से सीधे सीधे प्रश्न रिपीट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कर आपसे कि जूल बटा कूलम बराबर होता है, तो जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है? तो ये तो कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 1 जूल बटा 1 कूलम बराबर 1 वोल्ट के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल बटा 1 कूलम बराबर 1 वोल्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उसके तापमान पर, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सभी पे निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा सा यहां पे नीचे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न, तो ये किसका? ऑप्शन डी सही उत्तर था। चलिए 22 नंबर प्रश्न यहां पे है।
कह रहा है आपसे कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 22 नंबर प्रश्न है। तो फ्यूज तार का क्या होता है कि प्रतिरोध अधिक होता है तथा गलनांक कम होता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध अधिक होगा और गलनांक क्या होता है, कम, ताकि जब भी कुछ शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की समस्या हो तो आसानी से गल जाए। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर याद रखेंगे आपके 22 नंबर प्रश्न का। 23 नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ की मध्यमा क्या संकेत करती है। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया। तो बाएं हाथ की जो मध्यमा है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती है। क्या बतलाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ऑप्शन बी सही उत्तर रटते अब चलना है। अंतिम समय है तो अंतिम समय आपके पास एक ही विकल्प है, या तो आप पढ़े होंगे तो सही से उत्तर फाइंड आउट कीजिए, नहीं पढ़े हैं तो रट जाइए, क्योंकि अब समझने का समय गया। अब कुछ दिन में पेपर होगा तो अब रटे रहेंगे, सीधे सीधे प्रश्न यहां से आएगा, आप जवाब दे देंगे, वो एमआरसीटी पे कलर करके आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है कि किसी छड़ के चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ये प्रश्न तो कई बार मैं आपको सिखा चुका हूं कि इसको रट जाना चाहिए आपको। तो जब भी चुंबक के अंदर पूछे तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि छड़ चुंबक की बात हो रहा है यहाँ पे। देखिए छड़ के चुंबक के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। करें मेथेन उदाहरण है। तो मेथेन जो है CH4 जो है आपका, एक किसका उदाहरण है? तो मेथेन असंतृप्त है कि संतृप्त है कि अकार्बनिक है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो मेथेन आप जानते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। अच्छा, एरोमेटिक में क्या होता है? जिसमें सुगंध वगैरह होता है, जैसे C6H6 मतलब हमारा बेंजीन वगैरह आ जाता है इसमें। मेथेन क्या है? संतृप्त है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। यहीं पे 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कर 26 नंबर प्रश्न, ओलेइक और एस्टियरिक एवं पैमिटिक कैसे अम्ल हैं? ओलेइक, एस्टियरिक एंड पामिटिक जो है ये कैसे अम्ल है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये वाशीय अम्ल है, बिल्कुल। पामिटिक है, एस्टियरिक है, सभी वाशीय अम्ल है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 26 नंबर प्रश्न का। चलिए 27 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखें। तो कह रहे निम्नलिखित में से कौन जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कौन है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जिसमें प्रोडक्ट में मतलब उत्पाद में जो बन रहा है और जो पहले अभिकारक थे उसमें जो भी परमाणु उसके पर मतलब कि द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, और इसीलिए इसको संतुलित करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए इसको हम लोग संतुलित करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा, ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किसमें कौन जो है संतुलित है। तो यहां पे देखें हम लोग, तो Na 1 है, H2 2 है, इधर भी Na 1 है, H2 2 है, और यहां पे देखिए तो O जो है 1 है, O इधर भी है लेकिन H इधर नहीं है, तो ये होगा नहीं। अच्छा, यहां पे इसको देखें तो Ba जो है यहां पे है, यहां पे भी है, ठीक है। Cl2 यहां पे है और Cl और यहां पे 2, तो ये भी सही है। H2 होना चाहिए, H2 है, SO4 होना चाहिए, SO4, तो यही क्या है? संतुलित है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? ये आपसे पूछा है कि कौन जो है अम्लीय ऑक्साइड है। 28 नंबर प्रश्न। तो देखेंगे ध्यान से, तो SO2 क्या है? अम्लीय ऑक्साइड है, बिल्कुल। ऑप्शन ए पे ही मिल गया। Mg भी क्षारीय है, ये भी क्षारीय है, ये भी क्षारीय है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। 29 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है। तो सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करते हैं H2 को, हाइड्रोजन को। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रट जाएंगे। 29 का ऑप्शन भी सबका आ गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे है 30 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो उसे तो अम्ल कहते हैं। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, एसिड अम्ल। तो ऑप्शन सी रट जाइएगा। 31 पे प्रश्न है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? मतलब ऑक्सीजन में, O2 में कह रहा है कि एक अणु के मतलब कि 2 परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? तो डबल बॉन्ड इसमें पाया जाता है, 2 आबंध, डबल बॉन्ड। तो ऑप्शन बी 31 का सही उत्तर है। चीजें देखते रटते चलिएगा, देखिएगा यहां से खूब प्रश्न आएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको सिर्फ उत्तर बता के आगे बढ़ते चल रहा हूं, क्योंकि अब मैं बोला कि अब तो समय कम है, तो आपको बस आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो आपका आंसर मालूम होना चाहिए, पहले से तैयारी कर लिया, अंतिम समय तो रटते चलेंगे, क्योंकि यहां से अब वही प्रश्न हम लोग चर्चा करें जो सीधे आएगा, वहां पे ऑप्शन वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा, इसी तरह पूछेगा। तो ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहे सोना की परमाणु संख्या, तो Au कितना होता है? 79 होता है। कहां पे है? ऑप्शन ए पे। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 33 नंबर कह रहा है आपसे कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है? एब्सिसिक अम्ल होता है, यह भी कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर याद रखिएगा, 33 का ऑप्शन बी सही उत्तर था। 34 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये आपसे प्रश्न पूछा है, किसमें जो है अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। तो ईस्ट में, यहां पे है ऑप्शन ए पे, अमीबा में होगा नहीं, प्लाज्मोडियम में होगा नहीं, लेशमानिया में होगा नहीं, किसमें होगा? ईस्ट में होता है, बिल्कुल। तो 34 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है। तो जब भी जोड़ा में पूछे, देखिए कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है एक सामान्य कोशिका में, तो 23 जोड़ा। अच्छा, और टोटल संख्या पूछता तब हम कहते 46, ठीक है। और जब भी पूछे जोड़ा में तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे इस साइड में हम लोग देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। यहां पे देखिए 36 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न आपसे, आपको अब दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि मेरु रज्जु कहां से मिलता है। ये आपसे प्रश्न पूछा है कि मेरु रज्जु जो है कहां से मिलता है। 36 नंबर प्रश्न है, तो मेडुला से। कहां से मिलता है? मेडुला से। ऑप्शन बी रटते चलेंगे, तो बायो का प्रश्न है। कह रहे सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, तो 180 mm और बाटा में 80 Hg के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 37 का। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिए कौन नहीं है, तो आप जानते हैं इसमें जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, ये पूछा रहा है। तो मस्सा नहीं है, बाकी सिफिलिस गिनोरिया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर है। करे पीत रस का कहां से स्रावित होता है। पीत रस का मतलब कि स्राव कहां से होता है? तो यकृत से होता है, लीवर से, यकृत से। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं आपसे कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदन ग्राही नहीं है। संवेदन ग्राही इसमें से कौन सा अंग नहीं है? तो मस्तिष्क नहीं है। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे नाक भी है, आंख भी है, कान भी है, ठीक है। नाक से हम लोग किसी चीज को सूंघ सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, संवेदन उत्पन्न करता है देखने के लिए। कान कोई भी आवाज आएगा तो सुनने के लिए संवेदन उत्पन्न करता है। मस्तिष्क नहीं है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एग्जाम में अपने को 40 प्रश्न बनाना है, लेकिन ये जरूरत हुआ एग्जाम में कोई पेपर आ जाए तो शुरू से ही 40 बनाना, कहीं से भी 40 बना सकते हैं। यहाँ पे टारगेट अपने को मिला है 80 में 60। नीचे जब क्लास खत्म होगा तो कभी भी क्लास को देखिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 80 में से जो 60 टारगेट आपको दिया गया था, क्या आप उसको पूरा कर पाए कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि तांबा और टीन का मिश्र धातु कौन सा है। 41 नंबर प्रश्न है, तो तांबा टीन का मिश्र धातु कांसा है। तो ऑप्शन ए पे दिया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट जाइएगा। कह रहे आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो जो आभूषण बनाने वाला सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है। तो 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो 42 का ऑप्शन ए सही उत्तर। देखिए जो सोना वगैरह होता है ना, 22 कैरेट का, अब तो 18 कैरेट का भी, 16 कैरेट का भी, मतलब कि आभूषण बन रहा है। लेकिन 24 कैरेट का शुद्ध सोना, जब इस शुद्ध सोना पूछे तो 24 कैरेट का होगा। और इसका मतलब कि किससे शुद्धता मापते हैं? तो हॉलमार्क साइन देकर मापते हैं। तो ये चीजें याद रखिए, एक दो प्रश्न ये भी यहां से बन सकता है। निम्न में से कौन उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, निष्क्रिय गैस, ये आपसे प्रश्न पूछता है। तो 43 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्गन है, जिसमें मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो? 0 हो। कह रहे आपसे कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 44 नंबर प्रश्न का। चलिए 44 का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 45 नंबर प्रश्न यहां पे ए रहा। कह रहा है आपसे 45 नंबर प्रश्न देखिए कि एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है? C2H4 बनता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है 45 का। 46 नंबर प्रश्न है, एसिटिलीन उदाहरण है। तो एसिटिलीन जो है ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जैसे मेथेन संतृप्त था उसी तरह ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी 46 का सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि 13 से 18 तक वाले तत्व, तो 13 से 18 तक पी ब्लॉक में हम लोग रखते हैं। पी ब्लॉक है ऑप्शन बी पे
तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये आवर्त सारणी में जो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक हम लोग पढ़ते हैं उसी से प्रश्न था। अब उतना समझने का समय गया तो आप सीधे आपको रटना ही पड़ेगा। 13 से 18 तक क्या है, तो पी ब्लॉक के तत्व हैं, तो 47 का भी ऑप्शन बी सही उत्तर था। चलिए 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे प्रश्न रहा, कह रहा है आपसे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व है, तो लेड है। कौन सा है संक्रमण तत्व, लेड, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे, यहां पे देखिए प्रश्न है, कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मतलब कि स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो अच्छा, तो I बराबर R बटा V, तो 1200 ओम है और इसमें भाग दे दीजिए 220 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.18 एम्पियर लगभग आएगा, कटाकर देख लीजिएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे प्रश्न रहा, ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। करे एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होती है। करे सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा, तो फ्लेमिंग के मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए 50 का सही उत्तर हो जाएगा। 51 पे प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो R बराबर V बटा I का प्रयोग करते हैं ओम के नियम से, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर देख लीजिए। 51 का R बराबर V बटा I ऑप्शन सी पे है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। सबका ऑप्शन सी आना चाहिए था 51 का, बिल्कुल। चलिए 52 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि ए मीटर के विद्युत प्रतिरोध में कैसे जोड़ा जाता है, मतलब ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। विद्युत परिपथ में आपसे पूछा है कैसे जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में, और वहीं पूछता वोल्ट मीटर को तो समानांतर क्रम में। तब क्या होता है, समानांतर क्रम में। तो 52 का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ए मीटर से आप जानते हैं किसी भी परिपथ का विद्युत धारा मापते हैं और इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आप वोल्ट मीटर से किसी भी परिपथ का विभवांतर को मापते हैं और विभवांतर और वोल्ट मीटर को किसमें जोड़ते हैं, समानांतर क्रम में। चलिए अगला प्रश्न 53 नंबर, कह रहे किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति सौर सेल। सौर सेल का काम ही है सौर ऊर्जा को सीधे किस में बदल देना, विद्युत ऊर्जा में बदल देना, जैसे मोटर होता है उसी तरह सौर सेल। तो 54 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, ये सब हम लोग एक ही चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पे रहा अगला हमारा प्रश्न, ध्यान से आंसर देते चलिए, समझते चलिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिए। चलिए 55 नंबर प्रश्न, अब आपको चीजें दिखाई दे रहा है। कह रहे कि विद्युत फ्यूज आधारित है। ये भी प्रश्न अगर आप क्वेश्चन बैंक का अभ्यास करते होंगे तो कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है पीछे। तो विद्युत फ्यूज जो है ये हमारा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, हीटिंग इफेक्ट पे आधारित है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहा जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण कितनी बार उसका मतलब कि अपवर्तन होगा। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है कि जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश मतलब व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होता है, 3 बार। एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो पूरा सीध करके दिखाया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का। 57 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक लिंगी है, तो बौआ टाइप प्रश्न है। पपीता क्या है, एक लिंगी पुष्प है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहे रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो रक्त का कौन सा अवयव जो है वो मदद करता है, तो प्लेटलेट्स। ऑप्शन बी सही उत्तर है 58 नंबर प्रश्न का। 59 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन जो है बौने के पौधे को दर्शाता है, मतलब जो मेंडल लिया था, प्रयोग किया था मटर के पौधा पे, तो कौन सा बौने पौधा के लिए उसने इंडिकेट किया, तो छोटा टी बौना पौधा को दर्शाता था, तो दोनों छोटा टी, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 60 पे प्रश्न है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो उसी मेंडल ने। कहां पे है, यहां पे है ग्रेगर जोहान मेंडल, तो ऑप्शन डी 60 का सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए 61 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहीं पे चर्चा कर ले रहे हैं हम लोग। कर निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये आपसे पूछा है। देखिए गर्भाशय भी है, अंडाशय भी है, अंडवाहिका भी, कौन नहीं है, शुक्रवाहिनी नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका 61 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 62 नंबर। कह रहा है प्रश्न निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, 62 नंबर प्रश्न है। तो अमरबेल क्या है, अपघटक का काम करता है अमरबेल, तो ऑप्शन सी 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका की ऊर्जा, तो कोशिका की ऊर्जा एटीपी को कहते हैं, इसका ऊर्जा मतलब कि कोष, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह हृदय से रक्त के संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, मतलब हृदय से रक्त को, ब्लड को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है, तो नीलय के द्वारा। किसके द्वारा पंप किया जाता है, नीलय के द्वारा, इसका यही कार्य ही है, तो 64 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है बीज विकसित होता है, तो बीज बीजांड से विकसित होता है, तो ऑप्शन बी रट जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 66 नंबर। कह रहे डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में रहता है, साफ जल में, ये रट कर रखिएगा, क्योंकि काफी विद्यार्थी इसमें कहते हैं गंदा जल, नहीं, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में, इसलिए प्रश्न पूछता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता किससे है, तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता जो है वो चिंपैंजी से है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। संरचना कभी कभी इसमें लिखता है चीन के विद्यार्थी, तो वो रहता है, अगर नहीं रहे तो चिंपैंजी सही उत्तर होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो ये तो बहुआ टाइप प्रश्न है, आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। करें लेंस के मुख्य फोकस की संख्या, तो ये भी आप जानते हैं लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, 2 होता है, तो 69 का जो विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करें उनका उत्तर सही है। चलिए 70 नंबर प्रश्न देख लें, तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को हम लोग हजामती दर्पण भी बोलते हैं, तो 70 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। 71 पे प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण जो है किसी भी बिंब का आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो ऑप्शन बी रट जाइएगा 71 का। 72 पे प्रश्न आया कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो बहुआ टाइप प्रश्न है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन डी इसका भी सही उत्तर है 72 का, सबका ऑप्शन डी आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 73 नंबर। कह रहा है आपसे कि उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, तो उच्चतर ताप पर नाभिकीय संलयन होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न का। यहां पे कह रहा है किसी भारी नाभिक के 2 अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटना, तो ऐसे ही टूटेगा तो उसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 74 का, ठीक है, ऑप्शन बी रट के रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न यहां पे रहा आपके सामने 75 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है 75 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, आधुनिक आवर्त सारणी नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मेंडलीव के, तो उसमें 9 था, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 75 का। चलिए 76 नंबर प्रश्न कि जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो ऊष्माक्षेपी, कली चूना पर जब जल डाला जाएगा कली चूना पे, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। कह रहे सिनेबार निम्नलिखित में से किस धातु का है, तो सिनेबार Hg का है, पारा का है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 78 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है, मतलब शराब के रूप में इसमें से किसका उपयोग करते हैं, तो एथेनॉल का, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 78 नंबर प्रश्न का। चलिए 2 प्रश्न और है, यहां पे देख लेंगे। 79 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि अभिक्रिया इतना जो है एक किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये देखे ध्यान से, तो अच्छा एक यहां पे मतलब कि है आपका अभिकारक और एक से अधिक प्रतिफल बना रहा है, तो अपघटन मतलब वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अच्छा आगे यहां पे देखेंगे ध्यान से, यहां पे अब देखिए 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, तो ये भी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट Na, मतलब बेकिंग सोडा NaSCO3, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर बताइएगा कि 80 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। और यहां से देखिए अब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है शुरू हो रहा है, सॉरी सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहां से शुरू होने जा रहा है। सभी विद्यार्थी बताएंगे कि क्या आप जो है आपको जो टारगेट मिला था 60 में, वो क्या 60 प्लस आप सही कर पाएंगे कि नहीं। जितना आप ईमानदारी से सही होगा 70, 75, 79, 80 में 80 तो और अच्छी बात है। और जो प्रश्न का भी उत्तर गलत होगा रट जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न अंतिम समय में अंतिम गेस प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बाकी सब्जेक्टिव प्रश्न का भी आप सोल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगले क्लास में मिलेंगे तो इसकी चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।